आज ये मौर्य स्थापत्य कला का दूसरा टॉपिक है, हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लेना। और जहाँ मैप से मैंने कुछ पाटलिपुत्र को समझाया था। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की ही राज की कला जो है दोनों की होगी, जिसे दरबारी कला भी कहते हैं इसको। और लौकिक कला में ये दो क्षेत्र हैं, मिट्टी, लकड़ी और पत्थर की जो यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ थी ये थी। तो ये पहले मैं आपको नोट्स बता दूँ कि ये नोट्स हैं। और पाटलिपुत्र का हमने कर लिया, लकड़ी कास्ट की कला का। अभी राज्य प्रसाद और सभा दो रहे हैं, आज टॉपिक ये हो जाएगा। कल हमारा अशोक के स्तंभ या स्तंभ लेख भी आज मैं कोशिश करूंगी कि पूरा हो जाए। शिला लेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख तीनों पढ़ेंगे। और ये सारे नोट्स हैं मैं बनाए हैं। ये बुक है ना, ये आप देख सकते हो, भारत की कला संस्कृति है। और किसकी है? नितिन सिंघानिया की बुक है। नितिन सिंघानिया की बुक है भारत की कला संस्कृति लाई, जो ये सिविल सर्विस के लिए उपयोगी है। इसी में से ये टॉपिक दिया हुआ है हमारा मौर्य कला की स्थापत्य कला, जिसमें से दरबारी कला मैंने बता दिया, महल, स्तंभ और स्तूप है। और मौर्य कला में हम लोकप्रिय कला में गुफाएं और मृदबाण और मूर्तियाँ का पूरा टॉपिक मैंने आपको दे दिया है। और मूर्तियाँ भी दे दी हैं आपको मैंने। और मृदबांड भी मैंने बता दिया आपको, काले, उत्तरी काले, चमकीले, लाल काले मृदबांड, चित्रित मृदबांड, दूसरे मृदबांड जो भी थे ना, वो पूरी डिटेल से मैप के साथ मैंने, अगर वीडियो आपको मेरा नहीं देखा तो देख लेना। अभी गुफा टॉपिक रहा है। और मूर्तियाँ भी यक्ष यक्षिण की मूर्तियाँ थी, वो सारी मूर्तियाँ जितनी भी मैंने बता दी है। मूर्तियों का टॉपिक सिंधु प्राग ऐतिहासिक काल से लगा के गुप्त काल, मौर्य गुप्त काल तक जितनी भी मूर्तियाँ बनी थी उन सब मूर्तियों का मैंने आपको बता दिया है। और अब आज हमारा टॉपिक ये है दरबारी कला में जो महल है वो, और महल के अंदर राजप्रसाद। और ये ना, ये मैप से समझाऊंगी आपको। ये कुमराहार कहो या बुलंदी बाग, ये पटना में है। और यहाँ से ये राज्य प्रसाद मिला था हमें। पूरा का पूरा मैप है, मैंने बताया। पहले पटना बनाई है, पटना के चारों तरफ ये पानी की खाई थी, आपको पता है, सोन नदी से पानी भरा था। ये सभा भवन है और ये महल है। और महल 3 भागों में जो विकसित था, पूरा मैप से समझाऊंगी क्या था क्या नहीं। और स्तंभों के जो प्रकार है वो भी बताऊंगी। और महल के 3 भाग, अग्र भाग कौन सा था, बीच का भाग कौन सा था, लास्ट में कौन सा भाग था। ये 2 मंजिला इमारत थी। और ये सब बगीचा कहाँ था, उसके बाद ये पानी की खाई चारों तरफ कहाँ थी। लकड़ी की खाई बनी हुई, पता है, लकड़ी की खाई थी ये अगर आप देखोगे तो 3 मंजिला इमारत है। देखो, एक मंजिली ये, दूसरी ये, तीसरी ये क्या है पता है आपको? अशोक के कह रहे कहीं तो, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के ये लकड़ी के महल है, जिसको फयान ने देखकर कहा था इन्होंने देवताओं को बनाया है। मेगस्थनीज ने कहा था ये मानव कृति रचना नहीं है। तो ये देखो, नीचे मंजिल अलग है, ऊपर अलग है। ये लकड़ी के स्तंभ है सारे के सारे। इसके अंदर क्या लगे हुए हैं? लकड़ी के स्तंभ लगे हुए हैं। और घास फूस की इसकी छत बनी हुई है। और 3 स्तर में सभा भवन कहाँ था, जहाँ गजशाला क्या थी और उसका निवास स्थान क्या था। सभा भवन की जो स्तंभ कैसे थे, कितने स्तंभों का बना हुआ था, राजा प्रसाद, वो सारी की सारी डिटेल से मैप से अभी मैं दे दूंगी आपको। ये तो कल मैंने आपको पढ़ा दिया था, यहाँ तक तो मैंने शायद पूरा का पूरा कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य का ये नगर विन्यास, पाटलिपुत्र, अजातशत्रु ने पॉलीवर्ता नगर की स्थापना की। मैं इसकी पूरी प्ले लिस्ट बनाने की कोशिश करूँगी प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला की। तो जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में स्थापत्य कला मैंने पढ़ाया आपको, और पूरा पाषाण काल में भी स्थापत्य कला पढ़ाया आपको। वैदिक सभ्यता में ऐसी कोई स्थापत्य कला नहीं थी, तो इतना डिटेल से नहीं दिया मैं। अभी आए हम गुप्त काल में। और चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य प्रसाद का वर्णन है ना, वो पंतजलि के महाभाष्य में मिलता है। पंतजलि कौन था? शुंग वंश के शासनकाल में पुष्यमित्र शुंग का ये दरबारी था। जो इसने पुष्यमित्र शुंग में और कनिष्क का जो अश्वमेध यज्ञ किया था ना, उसका भी ये पुरोहित था। तो ये पंतजलि इसके शासनकाल में विद्वान था, पुष्यमित्र शुंग के, और अश्वमेध यज्ञ भी इन्होंने किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य प्रसादों का वर्णन सर्वप्रथम तो ये कहाँ था? शुंग वंश किससे था? ये मौर्य पूर्व काल का था, मौर्य उत्तर काल का, सॉरी, मौर्य उत्तर काल थे ना, वहाँ का ये शासन शुंग वंश था। तो एक लाइन यही रह गई थी, वो मैं बता दी आपको मैंने। अभी स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते, ये राज्य प्रसाद है ना, कुम्हार नामक स्थान पर है, कुम्रहार। यह 3 कक्षों में बटा हुआ था। कौन सा? मैंने अभी बता दिया, अशोक के जो राजमहल थे या राजा प्रसाद कहते हैं उसे। तो प्रथम कक्ष क्या थी? गजशाला थी, जहाँ घोड़ों का अस्तबल कहते हैं। और इसी में एक स्थान क्या था? पटिया, जहाँ सैनिक रहते थे। अभी मैप से बताऊंगी मैं आपको पूरा। इस राजप्रसाद के चारों ओर बागवानी थी। और दूसरा कक्ष जिसमें सभा भवन, सभा कहा गया है, इसमें राजा व उसके मंत्री बैठते थे। चाणक्य ने कहा जितनी बड़ी मंत्री परिषद होगी राजा उतना ही सुयोग्य या योग्य होगा, क्योंकि ज़्यादा सलाह देंगे तो किसी किसी की सलाह 2-4 की लोग की एक समान हो जाएगी, तो ये अच्छा रहेगा। सब से गलत शिक्षा भी देने वाले नहीं हैं, सब कुछ गलत होते हैं, ज़्यादातर सही मंत्री ही होते हैं। मौर्य काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद बिंदुसार की थी। किसकी थी? बिंदुसार की थी,
जिसमें 500 मंत्री थे। उसका प्रधान कौन था? खल्लाटक था, खल्लाटक। और इसके स्तंभों पर चंद्र मेरु के चित्र बने, यानी कि मयूर के चित्र बने थे। देखो, स्तंभ कला का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है हमें? सर्वप्रथम तो स्तंभ कला का प्रयोग मिलता है धोलावीरा में, जहाँ हमें मिले थे। लेकिन धोलावीरा के बाद हमें मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, उसके बाद अशोक में। और जबकि अशोक स्तंभ पर पशु की मूर्तियां बनाई गई हैं और इस पर पक्षियों की, जो मयूर है ना। अनंतपुर को तीसरा कक्ष कहा गया है, जिसे निवास स्थान भी कह सकते हैं। इसमें स्वयं चंद्रगुप्त और उसकी रानियां निवास करती थी, जिसके सामने एक तालाब बना हुआ था। लेकिन ये जो निवास स्थान करती थी, चंद्रगुप्त ने कहा था, चंद्रगुप्त मौर्य है ना, गुप्त शासक नहीं, ये मौर्य राजवंश है। तो इसने कहा था कि जब भी जनता को मेरी जरूरत हो तो किसी भी वक्त वो मेरे शयन कक्ष में या मेरे कक्ष में आ सकता है, निवास स्थान में। फयान ने इसको देवताओं द्वारा निर्मित बताया। और मैंने आपको कहा मेगस्थनीज ने इसको क्या कहा था? मेगस्थनीज ने इसको कहा था मानव रचित, इनकी विचित्र एक रचना है। चंद्रगुप्त मौर्य की सभा की तुलना युधिष्ठिर की सभा से की गई है, ये भी हमें वर्णन मिलता है। अब सभा 8 पंक्तियों में इसका निर्माण किया गया था। 8 पंक्ति यानी कि 8 लाइनों में। अभी मैप से बताऊंगी ना, तभी आपको समझ में आ जाएगा। लकड़ी के स्तंभों पर एक पंक्ति में 10 स्तंभ, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 14 फुट थी। इंदिरा आसन में स्तंभ 2 थे। इंदिरा आसन किसे कहते हैं? जहाँ राजा बैठता था, उसका खुद का सिंहासन होता था, उसे इंदिरा आसन कहते हैं, जहाँ 2 स्तंभ अलग से थे। तो कुल 80 स्तंभ थे और 2 स्तंभ उसके थे, कुल 82 स्तंभ हो गए। इसका निर्माण पूर्व से पश्चिम की दिशा में, ऐसे ऐसे पूर्व है, इधर पश्चिम है, ऐसे ऐसे किया गया है। मुगल काल में दीवाने खास से इसकी तुलना करते हैं। तो मुगल काल में दीवाने आम होता था, दीवाने खास होता था। दीवाने खास में राजा और उसके मंत्री होते थे। दीवाने आम में आम जनता और राजा और सभी होते थे, मंत्री वगैरह। इसको स्पूर्नर महोदय ने खोजे थे। किसको? अशोक के जो लकड़ी के महल है ना, राजा प्रसाद, इसको स्पूर्नर महोदय ने खोजे थे। लेकिन अल्तकेयर है ना महोदय ने इसको अशोक के स्तंभ जैसों के महल बताए। यह 3 मंजिला इमारत थी। और अशोक के स्तंभ है ना, ये नेक्स्ट में पढ़ेंगे, आपको डिटेल से बताऊंगी क्या क्या इसकी विशेषताएं और ईरान के स्तंभों से इसकी कैसे तुलना की जाती है। हम नहीं कह सकते कि अशोक के स्तंभ ईरान से थे, क्योंकि हमारे खुद की प्राचीन काल में भी स्तंभों की संरचना मिली थी। हमारे पूरा पाषाण काल में भी स्तंभ मिले थे हमें, जहाँ लकड़ी के स्तंभ पर जमीन के धसे हुए निशान भी हमें मिले हैं। कायथा से, मालवा से कितने मिले हैं, ब्रुज होम गुफर काल से, और एक बागोर की सभ्यता से भी स्तंभ ग्रंथ के हमें प्रमाण मिले थे। पहले ये राजा प्रसाद पूरा बता दूं, मैंने ये पहला पाटलिपुत्र बनाया, पूरा का पूरा पाटलिपुत्र है ना, ये पाटलिपुत्र बनाया। और उसके चारों तरफ ये खाई बनाई, लकड़ी की खाई बनाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने लकड़ी की खाई बनाई थी और उसके अंदर क्या था? सोन नदी का पानी भरा हुआ था। उसके बाद ये बनाई थी, ये क्या है? ये पाटलिपुत्र के चारों तरफ बता दिया। अब ये राजा प्रसाद है, और राजा प्रसाद है ना, उसके चारों तरफ ये बागवानी की हुई है। ये देखो, मैंने बागवानी बताई आपको, जिससे पता ही नहीं चले कि यहाँ कुछ है। तो ये बागवानी की गई थी। उसके बाद ये पूरा का पूरा राजप्रसाद था और ये 3 स्तंभों में निर्मित था। पहला स्तंभ 3 भागों में निर्मित था। पहला कक्ष गजशाला, दूसरा कक्ष मंत्री परिषद और राजा थे, जिसे सभा भवन कहा गया, और राजा का ये सभा भवन जिसमें राजा का निवास स्थान था। तीसरा कक्ष ऊपर था सबसे, जिसके सामने से ये तालाब दिखता था, ये तालाब है। और ये लकड़ी की थी, यहाँ बागवानी की गई है। ये मंत्री परिषद, यहाँ राजा बैठता था। ये राजा की सीढ़ियाँ मैंने बनाई है, आप देख सकते हो। ये राजा की सीढ़ियाँ, यहाँ राजा बैठता था, यहाँ सभा होती थी और यहाँ स्तंभ बने हुए थे। अभी मैं मैप से बताऊंगी तब पूरा। ये पूर्व से पश्चिम में निर्मित है, ऐसे था। ये पूर्व से पश्चिम में निर्मित था। और ये आप देख सकते हो, इसको क्या कहा गया था? मयूर सिंहासन। यह आप देख सकते हो, ये पूरी की डिटेल आप देखो। ये है ना, ये लकड़ी का बना हुआ सभा भवन है। ऐसे स्तंभ थे जो 15-15 फुट की दूरी पे लगाए हुए थे। ये स्तंभ लेख थे। और ये इंद्र आसन, सॉरी, राजा का इंद्र आसन यहाँ होता था। इसे दीवाने खास से तुलना की गई है मुगल काल में। और ये सभा भवन होता था चंद्रगुप्त मौर्य का। अब चंद्रगुप्त मौर्य के स्तंभ लेख अशोक लेख में क्या फ़र्क है, डिफरेंट है? तो ये स्तंभ लेख देखो, यहाँ बने हुए स्तंभ, ये लकड़ी के सारे स्तंभ थे। यहाँ ये सारे स्तंभों पर टिकी हुई थी क्या? यहाँ तो पत्थर का प्रयोग ही नहीं था। यानी सर्वाधिक जो प्रयोग हुआ था मौर्य काल में, चंद्रगुप्त शासन काल में, वो लकड़ी का प्रयोग हुआ था, काष्ठ कला का। लेकिन अशोक के शासन काल में पत्थर का उपयोग हुआ था। ये अशोक के स्तंभ है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के स्तंभ है। चंद्रगुप्त मौर्य के स्तंभ है ना, वो एक समान है, ऊपर से नीचे के समान, नीचे तक एक समान ही थे। और ये पृथ्वी पर टिके हुए थे, ये जो राजा सभा भवन बना हुआ है। लेकिन अशोक का स्तंभ है ना, ये ऊपर से नीचे से ऊपर तक पतले होते जा रहे हैं, ये देखो। तो यहाँ आराम से ये पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से टिका रह सकता है जमीन पर। जबकि ईरानी जो शासक थे ना, वहाँ का जो शिलालेख थे ना, सॉरी, ये स्तंभ लेख थे ना, वो महल, ये महल है ना,
ये महलों पे, दरवाजों पे, इस तरह सहारे पे टिकाए हुए थे, जो मंत्री परिषदों के संदेश सेतु थे, और ये आम जनता के लिए प्रसिद्ध थे, किसके, अशोक के स्तंभ। तो नेक्स्ट में मिलेंगे आपको क्या पढ़ाएंगे, नेक्स्ट में आपको स्तंभ पढ़ाएंगे। ये देख सकते हो, ये राज्य के प्रतीक था। और ये जो स्तंभ मिला था, ये देखो गज से सिंहासन वाला, जहाँ ये कमल की आकृति उल्टी होती थी अशोक के स्तंभों पे, जबकि ईरान पे ये सीधी होती थी, घंटी नुमा होती थी। तो ये गज सिंहासन वाला स्तंभ, अश्व सिंहासन वाला स्तंभ, और वृषभ आकृति, बैल की आकृति वाले स्तंभ कहाँ मिले थे, और घोड़े की अश्व आकृति वाले स्तंभ कहाँ मिले थे, और 4 सिंह वाले जो सारनाथ, वेरी इंपॉर्टेंट और स्पष्ट हैं, और प्रथम स्तंभ लेख था, वो भी आपको पूरी डिटेल मैप से बताएंगे। फिर स्तूप की बाद में समझाएंगे। ये सौरव चौबे की बुक में स्तंभ दिया हुआ अशोक का। तो देखो नीचे से कैसा था, ये तना था, जो ताड़ वृक्ष का तना होता है ना, उससे तुलना कर सकते हैं, क्योंकि ताड़ वृक्ष है ना, नीचे से ऊपर की ओर पतला होता जाता है। और यहाँ से ये देखो मेखला है, और अंगवास में कमल, ये उल्टा कमल है अशोक के स्तंभों में। और ये चौकी, ये कंठ है। और यहाँ जो पशु की आकृति, कहीं शेर है, कहीं शेर है, कहीं बैल है, कहीं घोड़ा है, कहीं हाथी है। हिरण की आकृति आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी। और यहाँ पूरा डिटेल से बताऊंगी स्तंभ। जब हम अशोक स्तंभ पढ़ेंगे ना सारनाथ का, उसके अंदर आपको बहुत सी आकृतियाँ मिलेगी। यहाँ 4 जानवरों की मिलेगी, फिर यहाँ 4 सिंह की आकृति मिलेगी। तो वो पूरा मैप से समझो।